हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपको दोस्त अमित तिवारी। आज दोस्तों आपको मिलने वाली है कंप्यूटर की, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, कंप्यूटर की क्लास नंबर 21। और ये जो क्लास है ये आपकी लास्ट क्लास है कंप्यूटर कोर्स की। जहाँ दोस्तों लास्ट क्लास है आपकी ये कंप्यूटर कोर्स की, और आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी। दूसरी चीज़ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इंटरनेट। और तीसरी चीज़ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तीन चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के साथ ही आज की क्लास में कंप्यूटर सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। और कंप्यूटर हमने आपको कुछ इस तरह से पढ़ाया है कि जो कंप्यूटर हमने पढ़ाया है वो फैक्ट बेस्ड है। यूपीएससी में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह की चीज़ें यूपीएससी आपसे पूछता है, उन पीवाईक्यू को बेस बनाकर ये पूरी की पूरी कंप्यूटर सीरीज हमने शुरू करी है। बहुत सारे बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, जब आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर आप विजिट कीजिएगा। यदि आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ का एक बहुत बढ़िया डिसीजन यहाँ पर लेंगे। ये नॉलेज स्काई की हमारी फ्री प्लेलिस्ट हैं जो चल रही हैं, और इन प्लेलिस्ट के माध्यम से नॉलेज स्काई ने सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कोर्स में कंप्लीट करा दिए हैं। नॉलेज का इकलौता ऐसा चैनल है जो कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो अवेलेबल करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस डीप इंटेंसिटी के साथ दोस्तों। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास में। उससे पहले टेस्ट सीरीज 250 रुपए में नॉलेज का की टेस्ट सीरीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, और ये टेस्ट सीरीज आप मात्र और मात्र 200 रुपए में एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा जो 599 वाला पैकेज है, जिसमें 250 गोल्डन फैक्ट की पीडीएफ भी आपको फ्री मिल रही है, अभी के लिए ये अब 599 में ना होकर ये हो गया है आपका सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में। तो ये ऑफर आपको कल, यानी कि कल दिवाली रात तक मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे इसको एनरोल करना चाह रहे हैं, प्लीज़ एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको 250 गोल्डन फैक्ट की पीडीएफ मिलेगी, वन लाइनर्स मिलेंगे, फुल लाइन टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्विजेस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशंस भी हैं। सो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चीज़ें स्टार्ट करने वाले इंटरनेट से। इंटरनेट यानी कि जी हाँ, वही इंटरनेट जो आप यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आप मेरी इस क्लास को कनेक्ट कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जिसके थ्रू आप मुझे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को मैसेज करते हैं, एक्सेट्रा। तो यही आपका क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट बेसिकली क्या है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है। क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट कर रहा है। और जब ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है तो यूजर्स को अलाउ करता है कि यूजर जो है वो अलग अलग डेटा सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। वेबसाइट्स को आप यूज कर सकते हैं, ईमेल्स को आप यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया को आप यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटेशन एप्लीकेशंस आप जो है वो यूज कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज जैसे सर्विसेज भी आप इंटरनेट के माध्यम से ही यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट कुछ और नहीं होता है। इंटरनेट क्या है? एक तरह का नेटवर्क ही है। तो इंटरनेट इज नथिंग बट अ नेटवर्क। नेटवर्क, एक सबसे बड़ा नेटवर्क यदि बोला जाए कौन है, तो वो इंटरनेट है। क्लियर है? सो आई गेस सभी बच्चों की ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगी कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट कुछ भी नहीं होता। इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क होता है दोस्तों। इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक नेटवर्क है। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इंटरनेट के माध्यम से इंग्लिश, एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। बढ़ते हम आगे। तो अब बात ये आती है कि हाउ डू आई कनेक्ट टू द इंटरनेट। मतलब यदि एक व्यक्ति को इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन किन चीज़ों का एक्सेस उसके पास होना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट से। तभी वो पर्टिकुलर पर्सन क्या कर सकता है, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ कंप्यूटर। उसके बाद आपको चाहिए एक कनेक्शन। कनेक्शन के लिए आप फोन लाइन यूज कर सकते हैं, केबल्स यूज कर सकते हैं, डीएसएल यूज कर सकते हैं। डीएसएल क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या वायरलेस, जैसे कि आजकल वाईफाई यूज हो रहा है ना। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। सो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। सो you need a computer, you need a connection via phone line, cables, DSL, wireless, etc.
इसके अलावा यू नीड अ मॉडेम, मॉडेम आपको जरूरत होती है। मॉडेम दो वर्ड से मिलकर बना है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम एक ऐसी चीज है जो मॉड्यूलेशन भी करता है, डीमॉड्यूलेशन भी करता है। ऑल्दो मैंने आपको नेटवर्किंग में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों को समझाया है, यहाँ पर एक बार फिर से समझा देता हूँ। कंप्यूटर की फील्ड में, कंप्यूटर्स की फील्ड में दो चीजें होती हैं। एक होती है आपका सी एस यानी कि करियर सिग्नल करी, ठीक है, और दूसरा होता है डेटा सिग्नल, डाटा सिग्नल, ठीक है। तो सी एस और डी एस होते हैं। सी एस यानी कि करियर सिग्नल, जो वेब कुछ डेटा स्टोर नहीं करती बट किसी दूसरे डेटा को ट्रैवल करा सकती हैं। और डेटा सिग्नल्स वो सिग्नल होते हैं जो एक्चुअल में डेटा को स्टोर करते हैं। अब कैरियर सिग्नल मूव कर सकते हैं बट दे डोंट हैव डेटा, डेटा सिग्नल के पास डेटा है बट दे कैन नॉट मूव। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है, हम कैरियर सिग्नल और डेटा सिग्नल को कंबाइन कर दें, जिससे डेटा सिग्नल कैरियर सिग्नल के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या कर जाएंगे, ट्रैवल कर जाएंगे। तो मिक्सिंग ऑफ कैरियर सिग्नल एंड डेटा सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेशन। और इसकी अपोजिट प्रोसेस यानी कि कैरियर सिग्नल और डेटा सिग्नल को सेपरेट करना डीमॉड्यूलेशन। बहुत इजी है ना, आई गेस सभी को समझ आ गया होगा। सो यही मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन होता है। सो यू नीड अ कंप्यूटर, यू नीड अ कनेक्शन, यू नीड अ मॉडेम। इसके अलावा नेटवर्क सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, जैसे कि टीसीपी आईपी, है ना। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये एक नेटवर्क मॉडल है जो कि बेसिकली आईपी सूट बोला जाता है। मतलब इसमें हर एक लेयर की सेपरेट सेपरेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसकी वेब ब्राउजर चाहिए जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करेंगी। ईमेल का सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू आप मेल भेजेंगे। व्हाट्सएप चाहिए जिसके थ्रू आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर पाएंगे। यूट्यूब चाहिए जिसके थ्रू आप वीडियोस देख पाएंगे। इंस्टाग्राम चाहिए जिसके थ्रू आप रील्स देख पाएंगे। क्लियर है। और एक चाहिए आपको आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यदि आपके पास एयरटेल का कनेक्शन ही नहीं है, आप नेट कैसे चलाओगे। आपके पास ब्राउजर है, सब कुछ है, आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक सब है, लेकिन फ़ोन में नेट ही नहीं है, किसी काम का काम नहीं है। क्लियर। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कंप्यूटर मॉडेम से कनेक्ट होता है। मॉडेम किसी भी माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट से लिंक करता है। दिस इज हाउ दे फंक्शन। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की। तो इंटरनेट कब आया था, अब कुछ चीज़ें फटाफट तरीके से समझते हैं। देखो, मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं रखी, मैंने चीज़ों को प्रिसाइज और कंसाइज रखा है, ताकि वही चीज़ आप तक पहुंचे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है। सो इंटरनेट की हम बात करें, इंटरनेट 1960 में आया था। कब आया था सर, इंटरनेट 1960 में आया था, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्किंग कंप्यूटर है, जो फर्स्ट वर्किंग कंप्यूटर है, इसको बोला गया था आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या बोला गया था इसे, आरपा नेट बोला गया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एनर्जी इसे जो है वो बोला गया था, ठीक है। तो आरपा नेट में बेसिकली क्या हुआ था, आरपा नेट्स ने क्या यूज़ किए थे, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी। क्या यूज़ करी थी, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी कम्युनिकेशन में। हालांकि आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, सो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है 1960 आरपा नेट, ठीक है। इसके बाद 1969 में क्या हुआ था, 1969 में यूजिंग आरपा नेट फर्स्ट मैसेज वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। दो चीज़ें, 1960 में आरपानेट में इंटरनेट को पहली बार यूज़ किया गया था, और 1969 में यूजिंग आरपानेट, आरपानेट जो है क्या किया गया था, मैसेज सेंड कराया गया था। तो आरपानेट बेसिकली आपका पहला बना हुआ इंटरनेट का नाम है या नेटवर्क का नाम है, ऐसा याद रखेंगे। हाउ इज़ द इंटरनेट सेटअप, तो इंटरनेट सेटअप कैसे होता है, तो इंटरनेट सेटअप करने के लिए फिजिकल ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ होता है, जिसके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होता है। और फिर लैन वैन मैन के माध्यम से आप नेटवर्क बनाते हैं, और उन नेटवर्क में 2G 3G 4G, और अब कौन सी सर्विस आ चुकी है, 5G सर्विस भी आ चुकी है। तो इसके थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ICANN का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम इन नंबर्स। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर डीएनएस का यूज किया जाता है। बेसिकली इसके थ्रू डीएनएस को इंट्रोड्यूस करा गया। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। इसका काम क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर का, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस को, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है सिंपल रीडेबल टेक्स्ट में।
सिंपल रीडेबल टेक्स्ट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बस आपके लिए इतना ही याद रखना है कि डोमेन नेम सिस्टम में क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेसेस को सिंपल रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि यूट्यूब आप ओपन करेंगे तो बेसिकली सर्वर में यूट्यूब नाम से सेम नहीं है, सर्वर में ये एक आईपी एड्रेस के नाम से सेम है, जिसका आईपी एड्रेस होगा 111.0.001.1101.0101 कुछ इस तरह का एक लंबा चौड़ा बाइनरी कोड होगा, बट उसे हम नहीं समझ सकते। तो इस पूरे के पूरे बाइनरी कोड को क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, सिंपल youtube.com। और आगे आगे क्या लिखा है, www। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। आगे बढ़ते हैं, जर्नी ऑफ इंटरनेट डेटा। इंटरनेट डेटा की जर्नी कैसे चालू होती है, तो सबसे पहले क्लाइंट एक रिक्वेस्ट रेज करता है। क्लाइंट का मतलब मैं और आप है, हमने डाला youtube.com, तो ये हमने एक रिक्वेस्ट सबमिट करी। किसको सबमिट करी हमने, रिक्वेस्ट ब्राउजर को सबमिट करी। जैसे हम ब्राउजर को रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो अब अगला स्टेप होता है सर्वर लुकअप। सर्वर लुकअप में क्या होता है, सर्वर सर्चेज फॉर द आईपी एड्रेस एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम। यानी कि हमने जो भी डाला है, यूट्यूब डाला मैंने, तो यूट्यूब के पीछे का जो आईपी एड्रेस है उसको सर्च किया जाएगा सर्वर में। इसके बाद डीएनएस रेजोल्यूशन पार्टिसिपेट करेगा, और डीएनएस सर्वर आएगा और क्या करेगा, आईपी एड्रेस को एक्वायर करेगा वहां से। इसके बाद जैसे ही ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो आपका डेटा मिल जाएगा जो आपने सर्वर से मांगा है। ये सारी की सारी प्रोसेस तब होती है जैसे आपने लिखा youtube.com और एंटर मारो और आपके सामने यूट्यूब का पेज खुल के आ जाता है। उसके बीच में ये तीन स्टेप हो जाते हैं आपके, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ये तीनों स्टेप जो हैं इतने के ही बीच में हो जाते हैं, यानी कि विद इन अ सेकेंड और टू। इसके बाद डेटा का ट्रांसमिशन होता है। डेटा ट्रांसमिशन का मतलब यूट्यूब से सॉन्ग्स आने लगे या ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये सभी चीज़ें। इसके बाद सर्वर रिस्पॉन्स यही कहलाएगा, और फिर कंटेंट डिस्प्ले। तो ये इस तरह से आपका काम जो वो चलने लगता है। बात आती है वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली कुछ भी नहीं है। लेट मी टेल यू, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। देखो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यदि हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन है वेब पेजेस का। क्या है, कलेक्शन है वेब पेजेस का, और कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है सर, कलेक्शन है वेब पेजेस का और डॉक्यूमेंट का, जिन्हें एक्सेस आप करेंगे फर्दर। ठीक है, और इन्हें किसके माध्यम से किया जाता है, यूआरएल्स के माध्यम से यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इनका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसे इन्वेंट करा गया था 1991 में, किसके द्वारा, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। कहाँ पर, सर्न में। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू 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 को, ट्रिपल डब्ल्यू को 1991 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा डेवलप कराया गया था सर्न में। ठीक है, क्लियर। ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब जो इन खैर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बाकी चीज़ें आप छोड़ के भी चल सकते। अब इंपॉर्टेंट ये कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब में और इंटरनेट में अंतर क्या है। तो देखो, जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये वेब पेजेस का कलेक्शन है और वेब डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है, जिसे यूआरएल के माध्यम से हम सर्च करते हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को जोड़ता है और वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इसे एक्सेस किया जाता है। क्लियर, मतलब इंटरनेट क्या है, एक तरह से यदि वर्ल्ड वाइड वेब एक ग्रुप है या डोमेन है, तो इंटरनेट उसका सब ग्रुप या सब डोमेन माना जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है, जबकि इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है, इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर मिलता है आपको। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब एक सबनेट है इंटरनेट का, या इंटरनेट एक सुपरसेट है वर्ल्ड वाइड वेब का। www जो है वो वर्ड सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है और इंटरनेट हार्डवेयर ओरिएंटेड है। मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है आपको तो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है। ये इंटरनेट को कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये फिजिकल है और ये लॉजिकल है। ये क्या है, लॉजिकल है, और ये क्या है, फिजिकल है। ये क्या है, फिजिकल है। द वर्ल्ड वाइड वेब यूजेस HTTP, मतलब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करती है और ये आईपी एड्रेसेस को यूज करती है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना तुम्हें।
इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरनेट के थ्रू आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, यानी कि ये एक फिजिकल फिनोमिनन है। और www के थ्रू आप लोगों को कनेक्ट करते हो, यानी कि एक लॉजिकल सिस्टमेटिक फिनोमिनन है। इतना याद रखना है तुम्हें। ये एक इंफ्रा है, ये एक सर्विस है। ठीक है, चलिए गुड। अब बढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पर आपकी आ गई है नेटवर्क सिक्योरिटी का कंसेप्ट। वो अब तक हमने इंटरनेट देखा, अब नेटवर्क सिक्योरिटी का कंसेप्ट। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है जरा तुम समझो। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी चीज होती है जिसमें जब आप मैसेज को सेंड करते हैं ना, तो उसको ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जो रीडेबल नहीं होगा वाइल द जर्नी। यानी कि जब मैसेज को सेंडर से रिसीवर के पास भेजा जाएगा, तो सेंडर ने लिखा हेलो। अब जैसे ही आपने हेलो लिखा, तो वो हेलो बैकग्राउंड में कुछ किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा हेलो, तो हेलो जैसे ही मैंने एंटर सेंड बटन दबाया, तो सेंड होने के पहले ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कहलाने लगेगी क्रिप्टोग्राफी। ये क्या है? क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। आप सभी ने देखा होगा ना, जब आप व्हाट्सएप को ओपन करते हो तो उसमें लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। यानी कि आपने जहां पर मैसेज सेंड करा, तो वो सेंड जैसे ही हुआ, और जिसे रिसीव होगा वही, मतलब दो ही लोग इसे पढ़ पाएंगे। बीच में ये किस फॉर्म में रहेगा? इस फॉर्म में रहेगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे बोलते हैं हम प्लेन टेस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन टेस्ट, प्लेन टेक्स्ट इसे बोलते हैं हम। और जब हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं हम इसे? सिफर टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट बोला जाता है। तो याद रखना है, जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है इसे सिफर टेक्स्ट बोलते हैं, और जो एक्चुअल मैसेज होता है जो भेजा जाता है उसे हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है। तो प्लेन टेक्स्ट होता है, उसका एनक्रिप्शन किया जाता है तो वो सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिफर टेक्स्ट का डिक्रिप्शन किया जाता है तो वो वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये है सेंडर आपका, सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट भेजा, और ये है रिसीवर, इसने प्लेन टेक्स्ट को रिसीव करा। बीच में एनक्रिप्टेड टेक्स्ट रहता है। कैसा टेक्स्ट रहता है? एनक्रिप्टेड, जिसे हम बोलते हैं नॉन रीडेबल फॉर्मेट। रीडेबल फॉर्मेट सिर्फ रिसीवर के पास होता है और सेंडर के पास होता है। क्लियर? वेरी गुड सर, क्लियर है। तो फीचर्स क्या क्या हैं सर क्रिप्टोग्राफी के, ये और बता दीजिए। तो अब क्रिप्टोग्राफी के फीचर्स देख लो। देखो, वैसे ही चीज़ें बहुत टफ हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फैक्ट फैक्ट ढूंढ कर लाया हूँ, ताकि चीज़ें बहुत आसान हो जाएं और तुम बहुत इजीली इन चीज़ों को समझ के सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो बात आती है क्रिप्टोग्राफी के फीचर्स की। तो क्रिप्टोग्राफी के फीचर्स होते हैं, सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, दूसरी है नॉन रेप्यूडिएशन होता है, यानी कि डेटा जो है वो लीक नहीं होता, रिप्लिकेट भी नहीं होता। इसके बाद इंटेग्रिटी, यानी कि डेटा की अखंडता बनी रहती है, डेटा ब्रेक नहीं होता है, लॉस नहीं होता है। जैसा डेटा आपने भेजा वैसा ही डेटा रिसीवर को रिसीव होता है। फिर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये कि जिस भी तरह का सिनारियो होगा, आपका डेटा उस सिनारियो को अडाप्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद आती है इंटेरो इंटेरोपेरेबिलिटी, और आती है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको समझ लेते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में तो मैं बता चुका हूँ कि जो डेटा है वो दोनों जगह पर कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि सेंडर ने भेजा, रिसीवर ने रिसीव करा, बीच में दोनों तरफ से ये कॉन्फिडेंशियल है, कोई और आपके डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब ये है कि जो क्रिएटर या सेंडर है इंफॉर्मेशन का, वो डिनाई नहीं कर सकता अपने इंटेंशन को। ठीक है, इंटेग्रिटी, आपका डेटा जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने लिखकर भेजा हेलो, वहां पर कुछ और पहुंच जाए। मैंने लिखकर भेजा आई एम एग्री, वहां पर पहुंचा आई एम नॉट एग्री। तो डेटा जो भेजा है वही वहां पर पहुंचेगा, बीच में करप्ट भी नहीं होगा, बदला भी नहीं जाएगा, मॉडिफाइड भी नहीं होगा। एडाप्टेबिलिटी क्या है कि भाई जो क्रिप्टोग्राफी है ये कंटिन्यूअसली एवॉल्व हो रही है। मतलब जिस तरह से नए नए थ्रेट आ रहे हैं ना, लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं डेटा को हैक करने के, तो क्रिप्टोग्राफी भी टाइम के साथ बदल रही है, नए नए एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर रही है, अपने आप को चेंज कर रही है, तो अडाप्टेबिलिटी कहलाएगा। इंटेरोपेरेबिलिटी मतलब जो क्रिप्टोग्राफी है ये अलाउ करती है सिक्योर कम्युनिकेशन को अलग अलग सिस्टम्स के और प्लेटफॉर्म के बीच में। इसका मतलब क्रिप्टोग्राफी आईफोन्स के लिए भी बनी है, विंडोज़ के लिए भी बनी है, और एंड्रॉयड के लिए भी बनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंड्रॉयड के लिए काम करती है, या ऐसा नहीं कि सिर्फ विंडोज़ के लिए काम करेगी, नहीं है, सभी के लिए काम करेगी। और फिर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यूज़र को आइडेंटिफाई करा जाता है, जिसके लिए यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ किया जाता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है,
अब वर्क कैसे करती है आपकी क्रिप्टोग्राफी? तो क्रिप्टोग्राफी कुछ इस तरह से वर्क करती है कि आपने जो मैसेज लिखा तो सबसे पहले होता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन में एक एनक्रिप्शन की होती है, यानी कि फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू इस मैसेज को इस तरह से एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। फिर होता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन के लिए भी डिक्रिप्शन की होती है जिसे हम बोलते हैं डिक्रिप्शन की। मतलब एक तरह का फॉर्मूला जो क्या करता है, मैसेज को इससे वापस से हेलो में कन्वर्ट कर देगा। तो सेंडर और रिसीवर के बीच मैसेज हमेशा इस फॉर्म में ट्रैवल करेगा। एनक्रिप्शन में पब्लिक की, प्राइवेट की यूज हो सकती है। यहाँ पर भी पब्लिक की या प्राइवेट की यूज हो सकती है। तो ये क्या होती है ये आपके लिए पढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल, ये बहुत डीप हो जाता है, ठीक है। अब टाइप की हम बात करते हैं। तो कितने टाइप होते हैं क्रिप्टोग्राफी के, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। क्रिप्टोग्राफी के कितने टाइप होते हैं ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्टोग्राफी के बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं। कितने? थ्री टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। कौन कौन से थ्री टाइप होते हैं? सबसे पहला होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, दूसरा होता है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और तीसरी होती है हैश फंक्शन। तो तीनों के नाम बस आपको याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि इन तीन में से कौन सी क्रिप्टोग्राफी का टाइप नहीं है। तो ये तीनों टाइप दे देंगे और एक कोई कुछ दूसरा नेम आपको दे देंगे। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और हैश फंक्शन, ये तीन आपकी क्रिप्टोग्राफी के टाइप होते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि अभी दिवाली ऑफर चल रहा है और आपको फ्लैट 100 रुपीज़ जो है वो ऑफ मिल रहा है पीडीएफ पैकेज कोर्स पर। और आपको 50 रुपीज़ हमने ऑफ कर दिया है टेस्ट सीरीज पर। तो कल लास्ट दिन है दिवाली के दिन, रात रात तक यदि आप लोग इसे परचेज करते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, मतलब क्रिप्टोग्राफी आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। कंप्यूटर पासवर्ड जनरेशन में क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है। डिजिटल करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है, यानी कि आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसीज ये यूज़ होता है। सिक्योर वेब ब्राउजिंग में क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है। क्रिप्टो करेंसीज में यूज़ किया जाता है। और एंड टू एंड इंटरनेट एनक्रिप्शन, यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी जगह हैं जहाँ जहाँ पर हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने आपको बोला था तीन चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया इंटरनेट। देखो इंटरनेट में 15 मिनट लगे क्योंकि छोटा था। नेटवर्क सिक्योरिटी में भी 15 मिनट लगे क्योंकि छोटा था। और 15 ही मिनट आपको लगने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट चीज़ें लेकर आया हूँ। टू द पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रीम क्रीम पॉइंट। अननेसेसरी थ्योरी नहीं लेके आया कि भाई मैं आपकी क्लासेस पढ़ाऊँ, अपनी क्लासेस पढ़ाऊँ और आप लोग होप लगा चुके हैं कि सर का कंप्यूटर कोर्स बहुत अच्छा है तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ। नहीं, ये काम मैं करता ही नहीं हूँ। जो ज़रूरी है वही आपको मिलेगा। और आज आपकी क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी, 15 मिनट बाद पूरा का पूरा कंप्यूटर खत्म आपके लिए। नॉलेज का एक लौता ऐसा चैनल है जो इतने जल्दी इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करा चुका है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग की यदि हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है पहले ये समझ लो। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि पहले जो आप डेटा है वो अपने फ़ोन में सिक्योर करते थे। आज के समय आप डेटा को दूर किसी सर्वर में सेव कर सकते हो और कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो, यही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है, ठीक है। अब इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल मैंने आपको डेटा सेव करने से दिया, लेकिन डेटा सेव करना एक बहुत छोटा पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। जो पूरी की पूरी कंप्यूटिंग होती है उसके हर एक एस्पेक्ट को इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और यही क्लाउड कंप्यूटिंग है। मैंने तो आपको डेटा स्टोर करने से एक एग्जांपल बताया, जैसे आपके फ़ोन में 2 GB 200 GB डेटा यूज़ हो सकता है फॉर एग्जांपल। लेकिन इसके अलावा आप 15 GB डेटा मेल पर भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल क्लाउड्स भी आपको मिलने लगे हैं, तो आप अपने फ़ोन के अलावा अपना डेटा कहीं और सेव करके रख सकते हैं। ये कहलाते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब वर्चुअल मेमोरी। क्लाउड मतलब वर्चुअल मेमोरी, जहाँ पर आप वर्चुअली डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। और यही क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आपका होता है। यही क्या होता है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली कंसेप्ट होता है, और यही हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछे जा सकते हैं वही वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, वही वही कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। अननेसेसरी थ्योरी क्यों नहीं, क्योंकि समय कम है। ऑलरेडी आप लोगों के पास इतना वर्ड है ना, और वहाँ पर यदि मैं अननेसेसरी थ्योरी और पढ़ाता जाऊँगा तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए होती जाएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, जरा इसे समझ लो तुम लोग अच्छे तरीके से।
तो यदि हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, जो फंडामेंटली चेंज हाउ बिजनेस एंड इंडिविजुअल स्टोर, कितने काम, इंडिविजुअल स्टोर, एक्सेस एंड मैनेज डेटा। तो बेसिकली तो आप अपने डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, यहीं से इसका जनरेशन होता है कंसेप्ट का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यही होता है कि अपने सिस्टम से हटके कहीं और सर्वर पर आप अपने डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं, तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग है। यानी कि इसमें ये लिमिटेशन खत्म कर दी गई है कि आप अपने लोकल डेटा पर ही या लोकल कंप्यूटर पर ही अपने डेटा को स्टोर कर सकें, ठीक है। अब आप कहीं भी किसी प्राइवेट सर्वर में या हार्ड ड्राइव के अलावा भी आप अपने डेटा को जो है स्टोर कर सकते हैं इंटरनेट पर। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है आपको स्टोर करना, एक्सेस करना अपनी, किस किस को, आप अपने डेटा को भी, आप अपनी एप्लीकेशंस को भी इंटरनेट पर कर सकते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव ड्राइव को अफेक्ट किए बिना। यानी कि आप कहीं और डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है, बात खत्म। जैसे आप इमेजिन कीजिए आपके जो मेल्स हैं वो आपके फ़ोन में नहीं है, वो जीमेल के सर्वर पर कहीं दूर कैलिफोर्निया अमेरिका में कहीं है, लेकिन वो आपके अपने फ़ोन पर आपको दिखते हैं। आप मेरे यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब पर वीडियोस, जो यूट्यूब पर 2000 वीडियो डले हैं, ये मेरे फ़ोन में थोड़ी है, ये कहीं यूट्यूब के सर्वर में मेरे नाम का एक पेज बना है, नॉलेज का एक नाम का एक पेज बना, और उस पेज पर ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। गुड। अब बात करते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर का। हालांकि आपके काम का नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है, इसमें दो एंड होते हैं, टू एंड्स। कितने एंड्स होते हैं यहाँ पर? टू एंड्स होते हैं। ऐसे हम बोलेंगे टू टायर आर्किटेक्चर होता है। टू टायर आर्किटेक्चर होता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड वो होता है जिसे हम लोग देख रहे होते हैं, बीच में इंटरनेट होता है जिसके थ्रू बैक एंड कनेक्ट होता है। बैक एंड मतलब जहाँ पर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, एक्चुअल डेटा जहाँ पर होता है, जो बेसिकली क्या है, एक सर्वर है, जो बेसिकली क्या है, एक सर्वर है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। समझ रहे हो? तो यही बेसिक सी सिनारियो है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग टू टायर स्ट्रक्चर है, ठीक है। दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड जिस पर यूजर इंटरेक्ट करता है, बैक एंड जहाँ पर डेटा एक्चुअल में स्टोर होता है, जिसे हम सर्वर्स कहते हैं, जो कि एक एक्चुअल डेटा यहाँ पर रखा होता है आपका। चलिए, अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की? क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यानी कि प्रोविजन यूजर कैन प्रोविजन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स, स्टोरेज ऑटोमेटिकली विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब आप बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे जीमेल में ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आके आपको जीमेल रख रहा है कि भाई ये मेल आप उसने भेजा, आप लोग नहीं, किसी ने भी मेल आपको भेजा है, ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में वो आ जाएगा। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, हम देख रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया के लोग हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल सर्वर कहीं और है और हमारे पास उसका मेल आ रहा है। रिसोर्स पूलिंग है, यानी कि भाई बहुत सारे कॉमन स्टोरेज क्लाउड को बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पूलिंग हो रही है। रैपिड इलास्टिसिटी है, मतलब इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप लोग देखिए, आज के समय सिर्फ मेल ही नहीं, आप अपनी इमेज को, आप अपने वीडियोस को, आप अपनी फाइल्स को, बहुत सारी चीज़ों को आज के समय जो है आप कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मेजर्ड सर्विस, मतलब पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो मॉडल का मतलब ये है कि जैसा आपको चाहिए वैसा ये मॉडल जो है वो बनता जाएगा। पे एज यू गो, व्हाट यू वांट यू गेट, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन छपेगा क्लाउड कंप्यूटिंग में, यही आपको पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ लिया तो क्लाउड कंप्यूटिंग तुम्हारा खत्म है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के चार टाइप होते हैं और ये चारों के चारों के नाम तुम्हें रटे होने चाहिए। पहला है IaaS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं क्लाउड पर। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि SaaS। और चौथा है फंक्शंस एज अ सर्विस। तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए। जब आप सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर यूज करेंगे तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहलाएगा। जब आप प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे क्लाउड्स पर तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहलाएगा। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहलाएगा।
जब आप फंक्शंस को यूज करेंगे क्लाउड पर तो फंक्शंस एज अ सर्विस कहलाएगा। मतलब मान लो किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर है, तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में नहीं है, वो आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ये है कि एवरी सर्विस दैट इज वर्किंग ऑनलाइन, है ना, जैसे कि आप वीडियोस डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन बिना किसी ऐप के, तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जांपल है, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो वीडियो एडिटिंग करना तो एक प्लेटफॉर्म का काम है, लेकिन आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करके आप ऑनलाइन उसको कर रहे हैं, जो कि क्लाउड पर एक सॉफ्टवेयर है, तो उसे हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलेंगे। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई लोग किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं, जैसे जो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो या तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए या कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर उसे वो यूज कर ले, तो इसे हम बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेम फॉर फंक्शन। तो आपको इतने डीप में नहीं जाना है, तो मैं सिर्फ ये चार नाम याद रखने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS, या फंक्शंस एज अ सर्विस FaaS। सभी के सभी लोग लाइव चैट में, कमेंट में, जहां पर भी हो, मुझे जल्दी से ये चारों के चारों नाम बताओ। अब एक और इम्पोर्टेंट स्लाइड में लेकर आया हूँ। इस स्लाइड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लाया हूँ, कंपनी और उनके क्लाउड सर्विस, तो याद रखो। और जिनको मैं बोलूँ ना इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अमेजन। अमेजन का वेब सर्वर क्या कहलाता है, क्लाउड सर्विस क्या कहलाती है, AWS। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि AWS किसकी क्लाउड सर्विस है, तो ये अमेजन की है, इसका फुल फॉर्म ही अमेजन वेब सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट की क्या है, एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी है, एज्योर है। गूगल की क्या है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। अलीबाबा की अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल की ओरेकल क्लाउड, IBM की IBM क्लाउड, सेल्स फोर्स की सेल्स फोर क्लाउड, है ना, टेनन की, ठीक है। तो आपको तीन याद रखनी है, बस ये तीनों। क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों पर ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये इतना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, बट इनके नाम कौन सी कंपनी में ये जरूरी है। सो विद दिस नोट दोस्तों, आज की क्लास हमारी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये है आपकी लास्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर, लास्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर, और आपका कंप्यूटर कोर्स जो है वो फिनिश होता है, तो अब आपका कंप्यूटर फिनिश्ड, है ना। अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। अब नए सब्जेक्ट नए सीरीज। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहिए, और एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।